नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही जानी मानी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात। ये कहानी जहां तक मुझे याद है 1930 में छपी थी। जी हाँ, 1930। और देखिए, इतने सालों बाद भी ये कहानी पढ़ने वाले को पकड़ देती है। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक विश्लेषण भी है। अंग्रेजी में है शीर्षक पूस की रात, अ विंटर्स टेल ऑफ पॉवर्टी एंड रेजिलियंस। तो इस विश्लेषण की मदद से कहानी की अलग अलग परतों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और प्रेमचंद का नाम तो खैर अपने आप में काफी है। हिंदी कथा साहित्य में उनका जो स्थान है वो तो हम सब जानते हैं। जी, शिखर पुरुष। हाँ, और उनकी लेखनी की खास बात यही थी कि वो गांव के भारत को, उस भारत की सच्चाई को सामने लाते थे जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते थे। बिल्कुल। उनकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो उस समय के समाज का आईना होती हैं। तो आज इस विश्लेषण के जरिए देखते हैं कि पूस की रात का सार क्या है, किरदार कैसे हैं, कहानी क्या कहना चाहती है और प्रेमचंद का लिखने का अंदाज कैसा है। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विश्लेषण जो है ये कहानी का सार मतलब उसकी बुनियादी कहानी कैसे बताता है? ये विश्लेषण कहानी को एक बहुत ही गरीब किसान हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी, उनके जीवन के एक छोटे से हिस्से के तौर पर दिखाता है। हम्म। और समय है पूस का महीना, मतलब दिसंबर जनवरी की वो कड़कड़ाती ठंड। सही कहा। वो हाड़ कंपा देने वाली सर्दी, और उसी सर्दी में हल्कू को एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। जी अपनी फसल की रखवाली करनी है रात में खेत पर, जंगली जानवरों से, खास तौर पर नील गायों से। हाँ, लेकिन देखिए, मुश्किल सिर्फ मौसम की नहीं है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि हल्कू पर कर्ज है सहाना का, जो जमींदार है। अच्छा। उसने किसी तरह मतलब पाई पाई जोड़कर 3 रुपए इकट्ठे किए थे। हाँ, मुझे याद है, वो कंबल खरीदना चाहता था शायद। बिल्कुल। सोच रहा था कंबल ले लेगा तो शायद ये सर्द रातें थोड़ी आसानी से कट जाएंगी। लेकिन फिर वही होता है जो अक्सर गरीबों के साथ होता है। जी, सहाना आ जाता है पैसे मांगने, और हल्कू को वो पैसे जो उसने कंबल के लिए रखे थे वो देने पड़ जाते हैं। तो कंबल का सपना वहीं खत्म। वहीं खत्म। और यहीं से, जैसा विश्लेषण कहता है, कहानी की असली पीड़ा शुरू होती है। अब हल्कू के पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है और उसे उसी बर्फीली रात में खेत पर जाना है। उसका एक ही साथी है वहां, उसका कुत्ता जबरा। हाँ, जबरा, एक वफादार साथी। खेत में फिर क्या होता है? वो ठंड से कैसे बचते हैं? वो अलाव जलाते हैं। दोनों, इंसान और जानवर, उस आग के सहारे ठंड भगाने की कोशिश करते हैं। पर पूस की रात की हवा है इतनी तीखी, इतनी सर्द कि अलाव भी बेअसर हो जाता होगा। हाँ, कुछ वैसा ही। विश्लेषण कहता है अलाव भी बेअसर सा लगता है। हल्कू ठिठुरता रहता है। और कहानी का अंत, वो तो बहुत ही मार्मिक है। जी, विश्लेषण उसे दिल दहला देने वाला कहता है। नील गायों का झुंड आता है और उसकी सारी फसल, पूरी मेहनत, सब तबाह कर देता है। सब तबाह। लेकिन सबसे अजीब बात तो इसके बाद होती है ना? हल्कू का रिएक्शन। हाँ, वो अजीब सी राहत महसूस करता है। अपनी फसल बर्बाद होने पर राहत, ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल है। बिल्कुल। और विश्लेषण इसी विरोधाभास को, इसी अजीब सी बात को कहानी का केंद्र मानता है। अच्छा। हल्कू के मन में क्या चल रहा है? वो सोचता है, चलो फसल तो गई, बर्बाद हो गई, लेकिन अब कम से कम रोज रात को इस जानलेवा ठंड में यहाँ खेत पर सोना तो नहीं पड़ेगा। उफ, ये तो मतलब उसकी चरम गरीबी और लाचारी को दिखाता है। जी हाँ, ये सारांशी हमें कहानी की गहराई तक ले जाता है। एक ऐसी मजबूरी जहां अपना नुकसान भी राहत जैसा लगने लगे। ये तो हुई कहानी की रूपरेखा, लेकिन कहानियों में जान तो किरदारों से आती है। हल्कू, मुन्नी और जबरा भी। विश्लेषण इन किरदारों को कैसे देखता है? हल्कू के बारे में क्या खास है? देखिए, विश्लेषण हल्कू को सिर्फ एक पात्र नहीं मानता, वो उसे उस समय के लाखों करोड़ों भारतीय किसानों का प्रतीक मानता है, जो जमींदारी प्रथा के नीचे पिस रहे थे, प्रकृति की मार झेल रहे थे। हल्कू सीधा सादा है, मेहनती है, पर वो हालात से इतना थक चुका है, इतना टूट चुका है अंदर से। हाँ, उसकी निराशा दिखती है। जी, विश्लेषण कहता है प्रेमचंद ने उसके किरदार में इतनी सच्चाई भरी है कि पढ़ने वाला उसकी ठंड, उसकी पीड़ा सब महसूस कर सकता है। वो सहता बहुत है, पर अब उसकी सहनशीलता भी जवाब देने लगी है। वो हार मानने के करीब है। और मुन्नी, उसकी पत्नी, क्या वो भी हल्कू जैसी ही है? नहीं, विश्लेषण मुन्नी को ज्यादा व्यावहारिक, ज्यादा यथार्थवादी मानता है।
वो घर की तंगी को, पैसों की जरूरत को हल्कू से शायद बेहतर समझती है। हाँ, वो पैसे देने से रोकती भी है हल्कू को। बिल्कुल, वो जानती है कि कंबल के बिना हल्कू रात कैसे बिताएगा खेत में। लेकिन आखिरकार वो भी तो उसी व्यवस्था का हिस्सा है, लाचार है। उसका एक डायलॉग है जो विश्लेषण ने कोट किया है, बड़ा दमदार है। कौन सा? वो कहते हैं बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। उफ, हाँ, ये एक लाइन ही जैसे पूरी कहानी कह देती है उस समय की, और शायद आज भी कई किसानों की। बिल्कुल। और फिर है जबरा कुत्ता। क्या वो सिर्फ एक जानवर है कहानी में? नहीं, मुझे नहीं लगता प्रेमचंद उसे सिर्फ जानवर की तरह दिखाते होंगे। आप सही कह रही हैं। विश्लेषण भी यही कहता है, जबरा सिर्फ जानवर नहीं है, वो उस अंधेरी अकेली सर्द रात में हल्कू का एकमात्र साथी है, उसका दुख बांटने वाला। प्रेमचंद की ये खासियत थी, वो जानवरों में भी मानवीय भावनाएं दिखा देते थे। जबरा की वफादारी, हल्कू के साथ उसका वो जुड़ाव, वो कहानी को एक अलग ही भावनात्मक स्तर पर ले जाता है। सही बात है। उसकी मौजूदगी से हल्कू का अकेलापन शायद और भी उभर कर आता है। हाँ, तो ये तीनों किरदार, हल्कू की बेबसी, मुन्नी की चिंता और व्यावहारिकता, और जबरा की वो खामोश वफादारी, ये मिलकर कहानी का ताना बाना बुनते हैं। ये तो है, प्रेमचंद आम किरदारों से ही गहरी भावनाएं पैदा कर देते थे। अच्छा, किरदारों से आगे बढ़ें तो कहानी के मुख्य विषय क्या हैं? विश्लेषण किन थीम्स पर फोकस करता है? देखिए, प्रेमचंद की कहानियां तो हमेशा समाज की सच्चाई पर आधारित होती थीं। तो इस विश्लेषण के अनुसार पूस की रात का सबसे बड़ा, सबसे साफ दिखने वाला विषय है गरीबी और शोषण। हाँ, वो तो जाहिर है। कहानी सीधे सीधे दिखाती है कि कैसे जमींदारी प्रथा के नीचे किसान पिस रहे थे। हल्कू जैसे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन कर्ज और लगान के बोझ से कभी उभर ही नहीं पाते। वो 3 रुपए जो शायद उसने पता नहीं कैसे जोड़े होंगे, वो एक झटके में चले जाते हैं। जी। और दूसरा बड़ा थीम जिस पर विश्लेषण बात करता है वो है प्रकृति। वो पूस की रात, वो ठंड। हाँ, वो ठंड तो कहानी का अहम हिस्सा है। क्या विश्लेषण उसे सिर्फ मौसम की तरह देखता है या उसका कोई और मतलब भी है? नहीं, विश्लेषण उसे सिर्फ मौसम नहीं मानता। वो कहता है कि ये ठंड एक प्रतीक है, एक मेटाफर है। अच्छा, किस चीज का प्रतीक? प्रकृति की निर्ममता का, उसकी उदासीनता का, खासकर गरीबों के प्रति। ये ठंड उनकी मुसीबतों को और बढ़ा देती है, उन्हें और ज्यादा असहनीय बना देती है। हल्कू की लड़ाई सिर्फ नीलगायों या जमींदार से नहीं है, वो उस जानलेवा ठंड से भी लड़ रहा है, और अंत में वो उस लड़ाई में हार जाता है। ये दिखाता है कि कैसे कमजोर लोग अक्सर बड़ी ताकतों के सामने, चाहे वो सामाजिक ताकतें हों या प्राकृतिक, कितने बेबस होते हैं। और फिर वही बात, हल्कू की वो अजीब सी राहत उसे किस थीम से जोड़ता है? हाँ, ये कहानी की एक और बहुत जरूरी और थोड़ी परेशान करने वाली थीम है, सहनशीलता और समझौता, रेजिलियंस एंड कॉम्प्रोमाइज। विश्लेषण कहता है ये कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू है कि एक किसान अपनी मेहनत की कमाई, अपनी फसल को बर्बाद होते देखे और उसे राहत महसूस हो। ये सामान्य तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि लगातार दुख, अभाव और शोषण इंसान को किस हद तक तोड़ सकता है कि वो अपने नुकसान में ही किसी तरह की मुक्ति या आज़ादी खोजने लगता है। ये एक तरह का खतरनाक समझौता है अपनी बुरी हालत के साथ। क्या इस विश्लेषण में उस समय की सामाजिक व्यवस्था, जमींदारी प्रथा पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण साफ कहता है कि प्रेमचंद इस कहानी से ब्रिटिश राज के समय की जमींदारी व्यवस्था पर सीधा निशाना साध रहे हैं। ये व्यवस्था किसानों को आर्थिक रूप से पूरी तरह लाचार बना देती थी, उन्हें हमेशा कर्ज के जाल में फंसाए रखती थी। कहानी उस समय के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की एक सच्ची तस्वीर पेश करती है, जहां छोटा किसान पूरी तरह जमींदार के रहमो करम पर था। और ये सोचने वाली बात है कि कहानी तो 1930 की है, पर किसानों की जो मूल समस्याएं हैं, कर्ज, मौसम की मार, फसल का सही दाम न मिलना, क्या वो आज पूरी तरह खत्म हो गई हैं? शायद नहीं। इसीलिए तो ये कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक है। विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा करता है कि ये मुद्दे समय के साथ खत्म नहीं हुए हैं। सही कहा। शायद उनका रूप बदल गया हो, पर वो जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं आज भी जारी है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा प्रेमचंद की कला पर आते हैं, उनकी लिखने की शैली, उनकी भाषा। अब विश्लेषण इसके बारे में क्या कहता है? क्या चीज उनकी लेखनी को इतना खास बनाती है? प्रेमचंद की भाषा की सबसे बड़ी खूबी है उसकी सादगी, उसकी स्वाभाविकता। वो मुश्किल साहित्यिक भाषा नहीं लिखते थे, वो आम बोलचाल की हिंदी इस्तेमाल करते थे, जिसमें उर्दू के शब्द भी बड़े आसानी से घुल मिल जाते थे। हाँ, पढ़ने में बहुत सहज लगती है उनकी भाषा। जी। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि उनकी भाषा हमेशा उनके किरदारों और माहौल के हिसाब से होती थी।
जैसे कंबल, अलाव, साहना, नीलगाय, ये शब्द कहानी को एकदम जमीनी हकीकत से जोड़े रखते हैं। और उनके डायलॉग्स, संवाद, हमने मुन्नी के एक संवाद की बात की थी। हाँ, विश्लेषण कहता है कि उनके संवाद बहुत असरदार होते थे। कम शब्दों में वो किरदार की सोच, उसकी भावनाएं, उसका पूरा सामाजिक संदर्भ सामने रख देते थे। मुन्नी का वो संवाद एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ तक कि हल्कू और जबरा के बीच जो खामोश संवाद है, बिना शब्दों का, वो भी बहुत कुछ कह जाता है। और कहानी में ठंड का जैसा वर्णन है, उसके बारे में क्या कहता है विश्लेषण? विश्लेषण प्रेमचंद के वर्णन करने के हुनर की बहुत तारीफ करता है। वो कोई भारी भरकम विशेषण इस्तेमाल नहीं करते, छोटे छोटे विवरणों से, जैसे हवा का लगना, दांतों का किटकिटाना, जबरा का कूं कूं करना। हाँ, इन सब से वो पूस की उस रात का ऐसा माहौल बना देते हैं कि पढ़ने वाले को सच में वो ठंड महसूस होने लगती है। सही कहा। उनकी शैली की एक और पहचान शायद ये भी है, जैसा विश्लेषण में भी जिक्र है, कि वो बहुत संयम से लिखते हैं। भावनाओं का उबाल नहीं दिखाते, बल्कि सच्चाई को सीधे सीधे रखते हैं। बिल्कुल सही। इसी को यथार्थवाद या रियलिज्म कहते हैं। प्रेमचंद मेलोड्रामा नहीं रचते। जिंदगी जैसी है, जैसी दिखती है, उसे वैसा ही दिखाते हैं, सारी मुश्किलों और विडंबनाओं के साथ। उनकी शैली सीधी है, साफ है और चोट करती है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण पूस की रात के महत्व को कैसे देखता है? साहित्य की दुनिया में या पाठकों के लिए इसकी क्या जगह है? विश्लेषण के मुताबिक पूस की रात हिंदी की सबसे अच्छी कहानियों में गिनी जाती है, इसमें कोई शक नहीं। ये भारतीय किसान के जीवन की मुश्किलों पर एक बहुत ही शक्तिशाली और दिल को छूने वाली टिप्पणी है। विश्लेषण ये भी बताता है कि अलग अलग ऑनलाइन जगहों पर, जैसे गुडरीड्स वगैरह, पाठकों ने इसे बहुत पसंद किया है, बहुत ऊंची रेटिंग दी है। हाँ, मैंने भी देखा है। लोग इसकी भावनात्मक गहराई और यथार्थवादी चित्रण की बहुत तारीफ करते हैं। जी, समीक्षक भी अक्सर इसे हृदय विदारक या आत्मा को झंझोड़ने वाली कहानी कहते हैं। ये उन कहानियों में से है जो खत्म होने के बाद भी जहन में रह जाती हैं। सही कहा। और हाँ, विश्लेषण ये भी इशारा करता है कि अकादमिक जगत में, साहित्यिक चर्चाओं में भी इस कहानी का एक खास मकाम है। इसके जो विषय हैं, गरीबी, शोषण, इंसानियत का संघर्ष, प्रकृति से लड़ाई, ये सब इसे हमेशा अध्ययन और बहस का विषय बनाए रखते हैं। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, हाँ, तो इस विश्लेषण से पूस की रात के बारे में वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? देखिए, पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि पूस की रात सिर्फ एक ठंड में बीती रात की कहानी नहीं है। हाँ, विश्लेषण इसे भारतीय किसान के जीवन की कड़वी सच्चाई, जमींदारी जैसी शोषण करने वाली व्यवस्थाओं और प्रकृति की कठोरता का एक क्या कहते हैं, साहित्यिक दस्तावेज मानता है। और हल्कू जो ठंड महसूस कर रहा है, हाँ, वो सिर्फ बाहर के मौसम की ठंड नहीं है, नहीं, वो उस पूरे सामाजिक और आर्थिक सिस्टम की ठंडक है बिल्कुल, जिसने उसे इतना बेबस कर दिया है। हाँ, विश्लेषण इस बात को खास तौर पर उभारता है। बिल्कुल। दूसरी बात, प्रेमचंद की वो जो सहज सरल भाषा है और यथार्थवादी शैली, वो इस अनुभव को पढ़ने वाले के लिए बहुत असली और असरदार बना देती है। विश्लेषण जोर देता है कि किरदार, खासकर हल्कू, मुन्नी और यहाँ तक कि जबरा भी, कहानी को वो भावनात्मक गहराई देते हैं जिससे पाठक जुड़ जाता है। और तीसरी बात, वो सहनशीलता और समझौते वाला पहलू, खासकर हल्कू का अपनी फसल की बर्बादी पर वो अजीब सी राहत महसूस करना। विश्लेषण उसे कैसे देखता है? विश्लेषण उसे कहानी का सबसे मुश्किल और सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा मानता है। यह दिखाता है कि कैसे लगातार जुल्म और कमी इंसान को ऐसी हालत में पहुंचा सकती है जहां वो अपने नुकसान में ही एक तरह की, भले ही थोड़ी देर की, आजादी महसूस करने लगता है। हाँ, कि चलो कम से कम रोज रात की उस मुसीबत से तो छुटकारा मिला। जी बिल्कुल, रोज की उस यंत्रणा से मुक्ति। और यहीं पर ये विश्लेषण हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है ना? हाँ, एक ऐसा सवाल जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रह सकता है। क्या सवाल है वो? में शायद अनजाने में ही उस जालिम व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस भी छिपा है। अच्छा, निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब एक ऐसी स्थिति जहां हार मान लेना ही शायद विरोध करने का अकेला बचा हुआ तरीका हो, जहां नुकसान में ही उसे थोड़ी सी अपनी मर्जी, अपना कंट्रोल महसूस होता हो कि ठीक है, ले जाओ फसल, कम से कम मुझे इस ठंड में रोज मरना तो नहीं पड़ेगा। ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है। क्या अपने बर्बादी में राहत पाना भी एक तरह का विरोध हो सकता है, जब विरोध करने का कोई और रास्ता ही ना बचा हो? ये सवाल पूस की रात को सिर्फ एक कहानी नहीं रहने देता,
ये इसे एक दार्शनिक सवाल बना देता है। ये हमें न सिर्फ हल्कू के बारे में बल्कि शायद पूरी मानवीय स्थिति के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।